हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक है आपका। क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक है आपका, ठीक है, जो कि आपका NCERT का है और आपका CBSE बोर्ड है। अब यहाँ पे जो चैप्टर है यह चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 में जो चैप्टर का नाम होगा वह होगा आपका हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ, व्हेन, वेयर, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, ओके। अब यहाँ पे यह चैप्टर अगर हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं तो किसको किसको मदद करेगा? तो यह चैप्टर आपको मदद करेगा जो आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप SSC की तैयारी कर रहे हैं या CDS की कर रहे हैं या NDA की कर रहे हैं, तो आपको यह मदद करेगा। उसके अलावा अगर आपके हिस्ट्री में आप जो है सो BA कर रहे हैं या MA कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं तो बेसिक कंसेप्ट में आपकी मदद करेगा। अगर हमारा यह लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप जो है सो यह ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और एक कमेंट डाल दीजिएगा कि आपको मेरा यह लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसको शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे आपको हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे जब आपको टॉपिक 1 में जो यहाँ डेट्स है उसके बारे में बात किया जा रहा है कि डेट क्या है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डेट्स के बारे में आपका, तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि हिस्ट्री में डेट का बड़ा ही वैल्यू है, ठीक है। हिस्ट्री में डेट का बड़ा वैल्यू है और एक तरह से कहा जाए तो डेट जो है सो स्टूडेंट को बोरिंग भी बनाता है, ठीक है। आप इसको मेमोराइज करना पड़ता है तो इसलिए जो है सो हिस्ट्री को लोग छोड़ देते हैं क्योंकि यह बोरिंग सब्जेक्ट है। बट अगर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लोग आर्टिकल को छोड़ दिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है, वैसे ही हिस्ट्री में अगर डेट को छोड़ दिया जाए तो स्टोरी है यह, तो यह आपको बांधेगा, जोड़ेगा और आपको चीज़ें समझ में आएगी कि हमारे सभ्यता का डेवलपमेंट या विकास कैसे हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका डेट है तो एक्चुअल में अगर आप सारे डेट्स को अगर काउंट करने लगेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। तो डेट्स का डिसीजन हिस्टोरियन जो करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कोई किंग है तो उसका जन्म कब हुआ है या उसका डेथ कब हुआ, उसकी आपको जो सेरेमनी हुई, जैसे इम्पोर्टेंट सेरेमनी कौन कौन सी थी, उसने वार कौन कौन सा लड़ा, ठीक है, या जो है सो अगर अदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो आपको जो पीपुल को जानना चाहिए या पीपुल को ध्यान आकर्षित करना चाहिए इसके थ्रू, तो आपका जो है सो उसको जो है सो डेट्स के रूप में हम लोग जैसे आपको फर्स्ट पानीपत, सेकंड पानीपत वार, थर्ड, इस तरह से जो है चीज़ों को हम लोग याद करते हैं। तो एक्चुअल में वह इम्पोर्टेंट रहता है तो उसलिए जैसे उसको यहाँ पे काउंट किया जाता है, अदरवाइज उसको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो ब्रिटिश इंडिया है, चूँकि यह मॉडर्न इंडिया के बारे में है, तो जो ब्रिटिश इंडिया है तो ब्रिटिश में जो डेट्स याद रखा जाता है या लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू जो आपके गवर्नर जनरल हो गए या वाइस राय हो गए, क्योंकि इनके पास में जो है सो पावर या कहिए कि पावर जो है सो सेंट्रलाइज था।
तो इनके पास पावर क्या था, सेंट्रलाइज था। तो ये जो भी आपको करते थे या तो यहाँ पे जो है सो राइट ही रहता था, बाद में कहा गया कि यह रॉन्ग है। जब बाद में क्रिटिसिज्म हुआ तो यहाँ पे जो है सो आपको बाद में इंडियन जो आपको हिस्टोरियन है वो इनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो डेट है वह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको जगह रखता है हिस्ट्री में, और उसको जो है सो अकॉर्डिंग टू जो राजा हैं या जो किंग है या जो है सो उसका कोई इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है उसके आधार पर डेट जो है जो डिसाइड किया जाता था। ओके, अब यहाँ पे आपका जो पीरियड है अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो अब यहाँ पे डेट के क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे बात की जाती है कि विच डेट, मतलब कौन सा तारीख की अगर हम बात करते हैं तो जो भी आपका इम्पोर्टेंट इवेंट है वह जो है सो यहाँ पे लिया जाता था। तो यहाँ पे मेन है आपका तो जो इम्पोर्टेंट डेट है या इम्पोर्टेंट इवेंट है उसको जो है सो यहाँ पे डेट के रूप में काउंट किया जाता था। तो ये जो है सो आपको ध्यान रखना है। और जैसे आपके आपको जितने भी गवर्नर जनरल हो गए उसके हिसाब से तो हमने आपको बता ही चुके हैं, तो इसमें हम लोग अलग से कुछ करने वाले नहीं हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आपको जो हिस्टोरियन है वो कौन कौन से अपने जो वायसराय हैं या बाकी लोग हैं कौन कौन से यहाँ पे अचीवमेंट है उनके आधार पर जो है सो डेट वगैरह का डिसाइड होता था। ठीक है, तो इनके अचीवमेंट क्या है उसके आधार पर यहाँ पे डेट का डिसीजन होता था। इसमें जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ डेट को हम लोग पीरियडाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पीरियडाइज की बात करें कि आपको यहाँ पे पीरियड कैसे बनाया जा रहा है तो एक्चुअल में क्या है कि डेट जो होता है मतलब कि एक पार्टिकुलर आपको टाइम हो गया, और यह एग्जैक्ट होगा, बट जो पीरियड होगा तो पीरियड जो है सो एक तरह से कहा जाए तो स्पान ऑफ टाइम, कि एक समय, एक टाइम फ्रेम, एक मान लीजिए कि आपका 10 साल 20 साल 50 साल का एक स्पान या 200 400 साल हो गया। तो यहाँ पे हिस्ट्री को जो है सो आपको पीरियडाइज जो किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो जॉन्स मिल है एक तरह से 1817 में, यहाँ पे 1817 में जेम्स मिल यह स्कॉटिश है, स्कॉटलैंड का है, यूरोप का। तो ये क्या करेगा आपको कि आपको एक पॉलिटिकल फिलोसफर था, तो 3 वॉल्यूम में यह काम करता है, हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, 3 वॉल्यूम ऑफ हिस्टोरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और ये जो 3 वॉल्यूम है यह क्या है, एक हिंदुइज्म का पीरियड, दूसरा जो है सो मुस्लिम पीरियड,
और तीसरा जो है सो इंग्लिश मैन का पीरियड आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जेम्स मिल जो है आपका, यह क्या करता है, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करता है या पीरियोडाइज करता है। ठीक है, हिस्ट्री को 3 पार्ट में पीरियोडाइज कर देता है कि आपका हिंदुज़म का पीरियड, यह जो है जनरली एंशियंट काल को कहा जाता है, और यह मेडिवल इंडिया हो गया। तो यहाँ से आपको BC से लेकर के और यहाँ पे 700 AD तक मान लिया जाता है इसको, और यहाँ पे आपको 700 AD से लेकर के 1750 AD के बीच में माना जाता है, और इसको जो है सो 750 AD के बाद। तो ये जो है सो आपका ये 3 पीरियड में जो है सो जेम्स मिल जो स्कॉटिश एक फिलोसफर है वह डिवाइड करता है। उसके बाद में आप देखेंगे तो उसके बाद हिस्टोरियन जो है सो फिर जो है सो यहाँ इसको अलग से डिवाइड करते हैं, और यूरोप वाले क्या करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपके फिर से यहाँ पे डिवीजन होता है एंशिएंट, फिर जो है सो मेडिवल, और फिर जो है सो मॉडर्न। तो यह आपको अप टू 700 AD तक चलता है, और यह जो है सो आपको 700 से लेकर के 1750 AD तक, और यह जो है सो आपको 1750 AD के बाद। ठीक है, तो इसको फिर से आपको एक्चुअल में कहा जाए तो यह पीरियोडाइज किया जाता है। ये भी जो है सो एक तरह से कहा जाए तो ब्रिटिश सिविलाइजेशन का ही देन है, जो ये लोग जो है सो फिर से इसको सिविलाइज कर रहे हैं मतलब कि डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं इस पॉइंट पे, जो कि मॉडर्न वाला पीरियड है। तो यहाँ पे मुस्लिम रूल चल रहा था, और इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड था, और उसके बाद में सुपरस्टिशन था, सुपरस्टिशन के बाद में क्या था एक तरह से कहा जाए तो डिवीजन जो है सो आपको बाकी जो है सो एक तरह से कहा जाए तो रिलीजन का डोमिनेंस था, और उसके बाद में अगर हम कहें तो रिलीजन का आपका डोमिनेंस हो गया, और एक तरह से बैकवर्ड था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये जो है हमारा एक तरह से कहा जाए तो हम लोग जो है सो बैकवर्ड चल रहे हैं, और अंग्रेज जो है सो इसका फिर फ़ायदा उठाएंगे समय के साथ में। ठीक है, तो अंग्रेज को ये लगता है कि भाई यहाँ पे अगर हम लोग आएँ तो आराम से रूल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो है सो बैकवर्ड हैं, और यही होता भी है। तो इसको एक तरह से कहा जाए तो डार्क एज कहा जाता है। डार्क एज है, और इस डार्क एज को मिटाने के लिए अवेकनिंग होती है, और अवेकनिंग जब होगी तो रिनांसिस होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका चीज़ें जो है सो मॉडर्न एज में कैसे सिस्टमेटिक से असिस्टमेटिक से फिर चीज़ें सिस्टमेटिक होगी उसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर जो है सो यहाँ पे ये डिवीज़न वगैरह के बारे में बात किया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और व्हाट इज़ द कॉलोनियल, इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे कि कॉलोनी या कॉलोनियल क्या है।
कॉलोनियल या कॉलोनी क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो जो ब्रिटिश हैं एडवांस हैं, तो ये एडवांस किस फील्ड में है, तो साइंस के फील्ड में है। उसके बाद में मॉडर्न थॉट रखते हैं, और मॉडर्न थॉट रखते हैं, और रिनांसेस इनके यहाँ पहले हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो है ये जो है सो यहाँ पे आपको वर्ल्ड में रूल करने के लिए अभी आगे बढ़ेंगे, और जो है सो एक तरह से कहा जाए तो ये जो रूल होगा वह किस आधार पे होगा, तो वाइट मैन बर्डन। तो जो वाइट मैन बर्डन है, इनका कहना है कि हम जो है सो जो अनसिविलाइज्ड हैं को हम सिविलाइज्ड करेंगे। बट यह एक कॉन्स्पिरेसी है, यह क्या है, एक कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है, तो यह एक कॉन्स्पिरेसी है, तो ये क्या करेंगे उसको, एक्चुअली जिसको ये लोग आपका कॉलोनी बना रहे हैं वहाँ पे एक्सप्लाइटेशन हो रहा है, और जो एक्सप्लाइटेशन हो रहा है वो किस वे में हो रहा है यहाँ पे तो एक्सप्लाइटेशन जो हो रहा है वह इकोनॉमिक वे में हो रहा है। उसके बाद में पॉलिटिकल हो रहा है, फिर जो है सो आपको क्या है, सोशल हो रहा है, कल्चरल हो रहा है। तो ये हर तरीके से यहाँ पे शोषण करके और जो है सो प्रॉपर कंट्रोल कर रहे हैं स्टेट को फॉर ऑन डिमांड, या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टू फील्ड देयर डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिश जो है सो एडवांस सोसाइटी है। एडवांस सोसाइटी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन बहुत हार्श है, और ये जो कि धर्म का जो एक तरह से चरम पोजीशन पे जो है सो पहुँच जाता है, जो आपको एक्सप्लाइटेशन या परेशान करने का है, तो फिर जो है सो धर्म के खिलाफ लोग खड़े होते हैं, और फिर जो है सो वहाँ पे व्यापारी वर्ग का जन्म होता है। व्यापारी वर्ग बहुत तेज़ी से विकास करता है, पैसा होता है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, और हर चीज़ को वो टेक्नोलॉजी के आधार पर सोचना शुरू करता है। और यह एक फिलॉसफी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आपके यहाँ एक विचार का विकास नहीं होगा ना, तो आप हमेशा नीचे ही रहिएगा। एक विचार का विकास होने से साइंस का विकास होता है, विचार का विकास होता है तो साइंस उसको रोकता है कि कैसे, तुम जो बोल रहे हो उसका आधार क्या है। तो आधार क्या है, तर्क वितर्क होता है, फिर वहाँ से साइंस का डेवलपमेंट हो जाता है। और जहाँ पे चूंकि वहाँ साइंस का डेवलपमेंट होगा वो चीज़ दूसरी जगह नहीं है, तो जैसे यूएसए है बाकी सभी जगह रूल कर रहा है, वैसे ही यहाँ पे ब्रिटिश में भी यही चीज़ होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि साइंस का मॉडर्न थॉट हो गया, रिनांसेस हैपन हो गया पहले ही, तो ये रूल करने लगते हैं। व्हाइट मैन बर्डन एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेके आते हैं कि अनसिविलाइज को हम सिविलाइज करेंगे, और उसके बाद में कॉलोनी एक्सप्लाइटेशन करता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल। यहाँ पे आपको कल्चरल कहने का मतलब है कि अपने रिलीजन को भी एक्सप्रेट कर रहे हैं। आज के डेट में जो SC ST हैं वो मैक्सिमम जैसे आपको कौन से हैं, क्रिश्चियन लोग हैं। क्यों हुए, क्योंकि उनको इकोनॉमिक बेनिफिट देखा। तो रिलीजन में जो है भगवान काम नहीं करता है, रिलीजन में जो है पावर और पैसा काम करता है। एक्चुअल में कहा जाए तो रिलीजन जो है एक तरह से कहा जाए तो यह एक तरह से कोकीन है मानव के लिए, जो है सो सबसे बड़ा कोकीन जो है रिलीजन है, क्योंकि यह जैसे आपको पूरी तरीके से डिरेल कर सकता है, आपके लाइफ को पूरी तरीके से डिरेल कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है सो आपको सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको ब्रिटिश यहाँ पे लोगों के साथ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कैसे, इसके बारे में बात किया गया है।
ठीक है, तो देखिए क्रक्स जो है वो क्लियर होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। जो फंडा है वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको पढ़ने में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आपका कि हाउ डू वी नो। हम लोग हिस्ट्री को कैसे जानेंगे, हाउ डू वी नो। तो यहाँ पे देखिए चूँकि यह तो मॉडर्न हिस्ट्री है, तो आपको पहले आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे एंशिएंट टाइम में हम लोग क्या करते थे कि आपको रॉक पे जो चीज़ें लिखी है वो देखते थे, पेंटिंग देखते थे, और उसके बाद में स्टोन टूल्स देखते थे। और यहाँ पे इससे एक आपको एक थॉट डेवलप करते थे कि आपको दिस वे गोइंग हम लोग यहाँ सोचते थे कि इस तरह से यहाँ पे ऐसा हो रहा होगा, बट मॉडर्न टाइम में ऐसा नहीं है भाई। मॉडर्न टाइम में सिचुएशन चेंज हो रहा है। मॉडर्न टाइम में आपका रिटन रिकॉर्ड है, ओके, रिटन रिकॉर्ड है, और यहाँ से इजी टू एनालाइज थिंग्स। तो मॉडर्न टाइम में आपके लिए आसान है चीज़ों को एनालिसिस करना, क्योंकि आपके पास प्रॉपर रूप से डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और यह डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे मदद करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है, जैसे ब्रिटिश टाइम में जो ऑफिसर क्या कर रहे थे, तो प्रॉपर रूप से आर्चिव में उसको रखा गया, ठीक है, आर्चिव में रखा गया, और उसका जो है सो डेवलपमेंट हुआ। तो जैसे सबसे पहले आपको यहाँ कोलकाता में, फिर जो है सो दिल्ली में आपको नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया जो है सो दिल्ली में है, तो वहाँ पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन भी इवन है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन रखा हुआ है। तो ये जो है सब चीज़ें जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो इम्पोर्टेंट बनाता है। तो यहाँ पे आपको है नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया केम अप इन 1920 में, तो ये भी एक आपको वो है, फैक्ट्स है, इसको याद रखना चाहिए। यह 1920 में आता है। अब नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कि सर्वे आपको एक तरह से इम्पोर्टेंट होता है, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। देखिए जो आपका सर्वे के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सर्वे से एक्चुअल में जब भारत देश में ब्रिटिश आए थे तो उनको पता नहीं था कि कहाँ क्या है, तो उनके लिए एक सर्वेयर होना जरूरी था, तो सर्वे कराते थे, फिर उसका रिकॉर्ड रखते थे। तो वह भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट आपको साधन है, आपको अपने हिस्ट्री को जानने के लिए। तो आपको सर्वे हमें क्या प्रोवाइड करता है, इंडिया का रियल सिचुएशन क्या था, उसके बाद में ब्रिटिश जो है सो यहाँ पे जो आपको टैक्स लगाते थे वो कैसे लगाएंगे, और जो है सो वहाँ पे सोसाइटी उस टाइम पे कैसी थी, कल्चर कैसा था, और ज्योग्राफी कैसा था। ये सारी चीज़ें जो है सो आपको सर्वे से यहाँ पे पता चल जाता है कि सर्वे में ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बोटानिकल गार्डन जो कि आपको कहाँ पे है आज के डेट में, कलकत्ता में है, तो यहाँ पे जैसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सारा चीज़ का धीरे धीरे एस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद में ऑफ़िशियल रिकॉर्ड जो है सो सब चीज़ के बारे में बात नहीं करता है, जो उनके काम की चीज़ है वही यहाँ पे ओपन करता है, बाकी चीज़ को ओपन नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है हमने इस चैप्टर में जो हमने बात की आपसे, तो इस चैप्टर में हमने ये बात किया कि ब्रिटिश भारत देश में आते हैं, तो पहले टाइम फ्रेम का डिवीज़न होता है, डेट्स कैसे डिसाइड होता है। उसके बाद हमने क्या देखा कौन-कौन सा डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में फिर जो है सो वो डेट कैसे आता है उसके बारे में देखा। और फिर देखा हमने कि कॉलोनियल रूल कैसे भारत देश में शुरू होता है, उसके पीछे का कारण क्या है और डेट के साथ इसका कोरिलेशन कैसे है और आर्चिव हमारे हिस्ट्री को जानने में कैसे मदद करता है, डेट्स को जानने में कैसे मदद करता है। और सबसे लास्ट में हमने देखा इसमें कि जो आपका यहाँ पे सर्वे है वह कैसे इसको इम्पैक्ट करता है। तो इसमें इतना ही है, थैंक यू।